हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 500 इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 1 जो कि आने वाले यूपीएससी, ईपीएफओ, स्टेट पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चीफ मिनिस्टर इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गिवन स्टेटमेंट में कौन सा मुख्यमंत्री के लिए सही स्टेटमेंट नहीं है। पहला है आपका ऑप्शन ए, ही इज नॉर्मली सेलेक्टेड बाय द गवर्नर। ऑप्शन बी है, ही इज फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ऑप्शन सी है, ही इज चूजन बाय द मेंबर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन डी है, ही इज कंटिन्यूएंस इन ऑफिस डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ही इज नॉर्मली सेलेक्टेड बाय द गवर्नर। एक्चुअली गवर्नर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ना कि सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्टेड ना होगी, क्या होगा, अपॉइंटेड होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 164 क्या कहता है? द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट आते हैं, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स कंसिस्ट। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स में एक तो आपका हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, गवर्नर, राज्यपाल, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद आते हैं। तो जो विधान परिषद है ये आपका सारे स्टेट में तो है नहीं, तो हम इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को। एक तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और राज्यपाल, या विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स कंसिस्ट ईदर लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा प्लस राज्यपाल, या लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा प्लस राज्यपाल प्लस विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ऑप्शन पे आते हैं। जो पहला स्टेटमेंट क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर। अब देखो, जो विधान परिषद है वो सारे स्टेट में तो होता नहीं है, तो पहला तो हटा ही दो, गलत है। दूसरा क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद, राज्यपाल तो इसमें गिवन ही नहीं है, तो आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। तीसरे पे आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और राज्यपाल एंड गवर्नर, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। चौथा क्या है, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो 14 भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन पे आते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3 और 4, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 168 द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अभी करंट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्टेट कौन कौन से हैं, जहाँ, इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो। तो ऐसे स्टेट है, एक तो है आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और यूपी। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिटेन द ऑर्डिनरी बिल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डिनरी बिल को जो विधान परिषद होता है वो कितने समय तक, कितने पीरियड तक अपने पास रख सकती है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है 3 महीने तक, ऑप्शन बी है 4 महीने, ऑप्शन सी है 6 महीने, ऑप्शन डी है 14 दिन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 4 महीने तक। अभी से थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 197, if after a bill has been passed by the legislative assembly of a state, it shall be transmitted to the legislative council। बोल क्या रहा है, आर्टिकल 197 के अकॉर्डिंग, अनुसार, अगर कोई बिल ऑर्डिनरी बिल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा से पास हुआ और ट्रांसमिट होकर कहाँ पे जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद में अगर वहाँ पे है तो विधान परिषद इसे 3 महीने के लिए अपने पास रख सकती है, होल्ड कर सकती है। फिर क्या होगा, एंड इफ़ आफ्टर ए बिल हैज़ बीन सो पास्ड फॉर द सेकेंड टाइम, जब दूसरी बार पास होगी विधानसभा से और फिर ट्रांसमिट होगी कहाँ पे, विधान परिषद में, तो उसके बाद जब सेकेंड टाइम जाएगी तो आप 1 महीने तक उसे होल्ड रख सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 3 + 1, 4 महीने तक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 4 मंथ।
नेक्स्ट आते हैं, इन विच असेंबली ऑफ स्टेट मनी बिल्स आर प्रपोज्ड। आपके पास ऑप्शन है एनी वन ऑफ द टू, इधर लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑप्शन बी है टुगेदर इन बोथ। ऑप्शन सी है ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन डी है ओनली इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका जो मनी बिल होता है ना, ये कहाँ पे प्रपोज होता है? ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली, केवल विधानसभा में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन असेंबली ऑफ ए स्टेट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। आपके पास ऑप्शन है द पार्लियामेंट। ऑप्शन बी है द गवर्नर ऑफ स्टेट। ऑप्शन सी है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। स्टेट की बात हो रही है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन असेंबली ऑफ ए स्टेट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। किसके रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता असेंबली में, राज्य के विधानसभा में? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट आते हैं, which article of the Indian Constitution provides the provision of विधान परिषद in the state। कौन सा अनुच्छेद, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो राज्य में विधान परिषद का प्रोविज़न प्रोवाइड करता है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल? आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल 170। ऑप्शन बी आर्टिकल 171। ऑप्शन सी आर्टिकल 172। ऑप्शन डी आर्टिकल 173। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 171। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ विधान परिषद इन द स्टेट? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्टिकल 171। और किस आर्टिकल में मेंशन है क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 में क्या मेंशन है? क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द राइट मेथड टू एस्टैब्लिश या कैंसल द सेकेंड चैम्बर, मतलब क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स? आपके पास ऑप्शन है प्रोपोजल इन हाउस ऑफ द पीपुल विथ सिंपल मेजोरिटी। ऑप्शन बी है प्रोपोजल इन लेजिस्लेटिव असेंबली विथ सिंपल मेजोरिटी। ऑप्शन सी है प्रोपोजल इन लेजिस्लेटिव असेंबली विथ फुल मेजोरिटी along with law passed by parliament। ऑप्शन डी है प्रोपोजल इन हाउस ऑफ पीपुल विथ फुल मेजोरिटी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रोपोजल इन लेजिस्लेटिव असेंबली विथ फुल मेजोरिटी along with law passed by parliament। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसी भी स्टेट में अगर उस वहाँ पे विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश करना हो या कैंसिल करना हो, तो राइट मेथड, उसका सही तरीका क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रोपोजल इन लेजिस्लेटिव असेंबली विथ फुल मेजोरिटी। तो की पॉइंट हमेशा याद रखो, फुल मेजोरिटी एलॉन्ग विथ लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट इन इंडिया can be larger in size than half of the legislative assembly of that particular state। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो विधान परिषद है राज्य का, उस साइज में बड़ा हो सकता है, किससे? जो लेजिस्लेटिव असेंबली के हाफ से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। जैसे मान लो कि यहाँ पे किसी राज्य में स्टेट असेंबली में 200 सीट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि काउंसिल में कितने हो सकते हैं? हाफ से ज़्यादा, मतलब 101 हो सकता है, 102 हो सकता है। दूसरा क्या है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे दोनों सही नहीं है, पहला भी सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीदर वन नॉर टू। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आर्टिकल 171 क्लॉज 1 में क्या है, प्रोवाइड्स दैट टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली।
बट सेल इन नो केस बी लेस देन 40, 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केस है। और इसके अलावा द टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट एग्जिस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया था, स्टेटमेंट में आपका दिया हुआ था द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो ये तो बहुत ही गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था, आर्टिकल 182 प्रोवाइड्स that the chairman and deputy chairman of the legislative council shall be chosen by legislative council of the state। ठीक है, विधान परिषद ही चुनेगा किसे, चेयरमैन को और डिप्यूटी चेयरमैन को। और स्टेटमेंट में क्या था, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है और आपको अनुच्छेद भी याद रखना है कौन से आर्टिकल में मेंशन है। एक आपका आर्टिकल 171 क्लॉज 1 और एक आर्टिकल 182 में मेंशन है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश बाय द स्टेट गवर्नर। आपके पास ऑप्शन है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, ऑप्शन बी है 1/8 ऑफ द टोटल मेंबर्स, ऑप्शन सी है 1/7 ऑफ द टोटल मेंबर्स, ऑप्शन डी है 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर। और ये मेंशन कहाँ पे है, आर्टिकल 171 क्लॉज 3 क्या कहता है, 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम amongst person having special knowledge या practical experience in fields such as literature, science, arts, cooperative movement and social service। किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 171 क्लॉज 3 में। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज करेक्ट अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो यहाँ पे टोटल 8 स्टेटमेंट है, बस ध्यान से पढ़ते हुए जाना है। बोल क्या रहा है, पहला क्या है, इस टेन्योर इज 6 ईयर। नहीं, जो मेंबर होते हैं ना, जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर होता है 6 साल का, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो पहला तो होगा ही नहीं। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ऑप्शन पे आओ। यहाँ पे पहला मेंशन है ना, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे भी पहला मेंशन है तो ये भी आपका बिल्कुल नहीं होगा। बचा क्या, बी और सी। अब देखो दूसरा क्या है, इट इज़ ए परमानेंट हाउस, बिल्कुल सही है। अब सॉल्व कैसे करते हैं, अब देखो ऑप्शन बी में कहीं 2 मेंशन नहीं है ना, ऑप्शन हमें सही क्या बोलते हैं, सही चूज करना है, सही कौन सा स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी में 2 कहीं भी नहीं है, तो क्या बचा, ऑप्शन सी बचा, केवल ऑप्शन सी बचा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लेकिन फिर भी सारे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। दूसरा आपका सही है, इट इज़ ए परमानेंट हाउस, इट कांट बी डिजॉल्व। तो देखो इसे, हाँ इसको डिजॉल्व नहीं कर सकते, इसको क्या बोलते हैं, विधान परिषद जो होता है ये डिजॉल्व नहीं होता, एबोलिश होता है। क्रिएशन होगा, एबोलिश होगा, डिजॉल्व नहीं होता है। तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। चौथा क्या है, 1/6 मेंबर आर इलेक्टेड बाय लोकल इंस्टीट्यूशन, ये भी आपका गलत है, बाद में डिटेल में देखेंगे। 1/3 चूज होते हैं शायद लोकल बॉडी से। पांचवा क्या है, 1/6 मेंबर आर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी आपका गलत है। तो पांचवा स्टेटमेंट भी आपका गलत है, ये पांचवा भी गलत है। 1/3 ही चूज होता है इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लोकल बॉडी से, लोकल इंस्टीट्यूशन से 1/3 ही। एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड, बिल्कुल सही है। तो ये आपका छठा जो है स्टेटमेंट वो सही है। तो कौन कौन सा सही है आपका, दूसरा सही है, ये छठा सही है, ठीक है। डिप्यूटी गवर्नर इज द चेयरमैन ऑफ द हाउस, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। मतलब क्या बोलते हैं, 6 है ना, एक मिनट, हाँ 6 तो सही है। 7th क्या है, डिप्यूटी गवर्नर इज द चेयरमैन ऑफ द हाउस, नहीं, ये गलत है आपका। डिप्यूटी गवर्नर नहीं होते हैं, चेयरमैन ऑफ द हाउस जो होते हैं ना मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के, वही चुने जाते हैं। तो ये भी आपका गलत है। 8वां क्या है, द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। तो 8वां भी सही है। तो सही कौन सा है, एक तो आपका दूसरा सही था, फिर तीसरा क्या है, इट कांट बी डिजॉल्व, ये भी सही था आपका,
ये डिजोल्व नहीं होता, सॉरी ये डिजोल्व नहीं होता। तीसरा भी आपका सही है। तो सही कौन कौन सा है? दूसरा, तीसरा, छठा और आठवां। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दूसरा, तीसरा, छठा और आठवां। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अब देखो, 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दिस हाउस इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 ऑफ द मेंबर्स elected by the local bodies, 1/12 of the member are elected by graduate of at least 3 years standing to reside in that state, or 1/12 of the member are elected by teacher of secondary school having at least 3 year teaching experience। तो फिर एक बार फिर से देख लेते हैं। 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दिस हाउस इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा से, एंड 1/3 ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज, 1/12 ऑफ द मेंबर आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट ऑफ एट लीस्ट 3 ईयर स्टैंडिंग टू रिसाइड इन दैट स्टेट, और 1/12 ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय टीचर्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल हैविंग एट लीस्ट 3 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो एक बार और देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। देखो, टेन्योर होता है, किसका होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो ये आपका गलत था। इट इज़ ए परमानेंट हाउस, ही आपका सही था। तीसरा क्या? इट कांट बी डिजोल्व, बिल्कुल सही है। परमानेंट हाउस है, इसे डिजोल्व नहीं कर सकता। तो दूसरा और तीसरा दोनों सही है। चौथा क्या है? 1/6 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द लोकल इंस्टीट्यूशन। अभी क्या बताया? 1/3 होते हैं, तो ये गलत है आपका। 1/6 मेंबर आर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल गलत है, 1/3 होते हैं। छठा क्या है? एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड, बिल्कुल सही है। डिप्यूटी गवर्नर इज़ द चेयरमैन ऑफ द हाउस, गलत है। गलत क्यों है? कि जो चेयरमैन होते हैं वो मेंबर होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के ही, और टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सेकंड सही है, थर्ड सही है, 6 सही है, और 8 सही है। नेक्स्ट आते हैं, Which of the following articles consist the provision of the election of legislative assembly of a state? किसी भी राज्य के, जो राज्य का विधानसभा का इलेक्शन होता है, तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? सिंपली आपसे यही पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में प्रोविज़न है राज्य के विधानसभा का इलेक्शन का, विधानसभा के चुनाव का। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्टिकल 170 में। Which of the following articles consist the provision of the election of legislative assembly of the state? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आर्टिकल 170। नेक्स्ट आते हैं, Who conduct the state assembly election? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ऑप्शन बी है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है गवर्नर ऑफ द स्टेट। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और एक कौन से आर्टिकल में मेंशन है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ स्टेट असेंबली। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है करंट में। नेक्स्ट आते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फाइनल अथॉरिटी to decide any question relating to disqualification of a member of a house of legislature of a state? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन सी है चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन डी है हाई कोर्ट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसके पास फाइनल अथॉरिटी होती है फैसला लेने का, किसके रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ ए हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास। और इसके अलावा एक पॉइंट नोट कर लो, बट बिफोर गिविंग एनी डिसीजन द गवर्नर शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन। मतलब देखो, फाइनल अथॉरिटी तो होती है किसके पास? राज्यपाल के पास, लेकिन गवर्नर क्या करेंगे? किसका ओपिनियन लेंगे? इलेक्शन कमीशन का, और उसके अकॉर्डिंग अपना वो फैसला लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, if the speaker of legislative assembly of a state wants to resign, he will give his resignation to। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अगर किसी भी राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष को इस्तीफा देना हो, रिजाइन देना हो, तो अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी डिप्यूटी स्पीकर को। सही आंसर क्या होगा? डिप्यूटी स्पीकर को। और एक कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 179 बी। इफ़ द स्पीकर ऑफ
legislative assembly of states wants to resign, he will give his resignation to, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डिप्यूटी स्पीकर को। और कौन से आर्टिकल मेंशन है? आर्टिकल 179 बी में। नेक्स्ट आते हैं, द स्पीकर कंटिन्यू टू बी द स्पीकर इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली अंटिल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मान लीजिए कि असेंबली क्या हुआ, डिजोल्व हो गया, ठीक है, तो जो स्पीकर होते हैं वो कब तक स्पीकर के पद पे बने रहेंगे? आपके पास ऑप्शन है इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यू असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर डिसोल्यूशन। ऑप्शन बी है द इलेक्शन ऑफ द न्यू स्पीकर। ऑप्शन सी है ही डिजायर, उन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यू असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर डिसोल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जब नया असेंबली गठित होगा और उसके पहले सिटिंग के जो पहली बैठक होगी उसके ठीक पहले तक, ठीक है, जब नया न्यू असेंबली का गठन होगा और जो उसकी पहली सिटिंग होगी, पहली बैठक होगी, उसके ठीक पहले तक वो स्पीकर पद पे बने रहेंगे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, और किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 179 में। नेक्स्ट आते हैं, हाउ लॉन्ग कैन ए मिनिस्टर कंटिन्यू विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू द स्टेट असेंबली। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसी भी राज्य में कोई मिनिस्टर का बिना चुने हुए, ठीक है, स्टेट असेंबली में कब तक वो मंत्री रह सकते हैं? विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू द स्टेट असेंबली, मतलब आप स्टेट असेंबली में चुन के आए नहीं हो और आप मिनिस्टर हो, तो ऐसा आप कब तक रह सकते हो? आपके पास ऑप्शन है 1 साल तक, ऑप्शन बी है 6 मंथ, ऑप्शन सी है 3 ईयर, ऑप्शन डी है 3 मंथ। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6 मंथ। इसके अंदर आपको क्या करना होगा? आपको कहीं से चुन के आना होगा, या तो आप विधानसभा से चुन के आओ या विधान परिषद से चुन के आओ। और प्रोविज़न कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 164 क्लॉज 4 में। और दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, पे एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो पे एंड अलाउंस होता है मंत्रियों का, वो डिसाइड कौन करता है, किसके द्वारा डिटरमाइन होता है? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, जो मिनिस्टर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। नेक्स्ट आते हैं, अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स आर कंट्रोल्ड बाय द। आपके पास ऑप्शन है गवर्नर, ऑप्शन बी है चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी है स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दी। क्यों? द अकाउंट ऑफ द स्टेट एलॉन्ग विथ दैट ऑफ द यूनियन आर कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं कैग के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आते हैं, द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट इज ऑपरेटेड बाई। आपके पास ऑप्शन है द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी है द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी है द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट इज ऑपरेटेड बाई, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज नॉट करेक्ट। आपके पास ऑप्शन है द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ऑप्शन बी है द चीफ मिनिस्टर generally preside over the cabinet meeting, option C है the governor has to exercise all his function on the advice of the chief minister, option D है minister are appointed by the governor on the advice of the chief minister। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? अब देखो, ये तो बिल्कुल सही है, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। अगर यहाँ पे होता सेलेक्टेड बाय द गवर्नर फिर गलत होता, ठीक है। तो ऑप्शन ई तो आपका गलत नहीं है, सही है। बी क्या है? द चीफ मिनिस्टर जनरली प्रिसाइड ओवर द कैबिनेट मीटिंग, बिल्कुल सही है। सी क्या है? डी क्या है? मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो ऑप्शन डी भी आपका सही है। हमें क्या चूज करना है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, द गवर्नर हैज़ टू एक्सरसाइज
ऑल हिज फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना भी फंक्शन होगा ना उसके लिए गवर्नर क्या करेंगे, एडवाइस लेंगे चीफ मिनिस्टर से ऑल। तो एक चीज़ याद रखो, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में अगर कोई भी स्टेटमेंट 100% बोल रहा है कि यही होगा तो 99% चांस है कि वो स्टेटमेंट आपका गलत होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द गवर्नर हैज़ टू एक्सरसाइज ऑल हिज फंक्शन, मतलब जितना भी फंक्शन है ना गवर्नर के पास वो ऑन द एडवाइस ऑफ क्या बोलते हैं, द गवर्नर हैज़ टू एक्सरसाइज ऑल हिज फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मतलब जो भी फंक्शन है ना वो किसके एडवाइस पे करेंगे, चीफ मिनिस्टर के। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो जहाँ भी आपको दिख जाए ना कि 100% यही होगा या 100% ये नहीं होगा तो वही स्टेटमेंट आपका गलत होता है 99% केस में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। आपको सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द फॉलोइंग बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें कौन सा संवैधानिक कर्तव्य है किनका, मुख्यमंत्री का। पहला क्या है, द सीएम कम्युनिकेट्स टू द गवर्नर ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही है, ये आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, संवैधानिक कर्तव्य है। क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री का कम्युनिकेट करना टू द गवर्नर जो भी डिसीजन होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट। तो पहला आपका क्या है, एक संवैधानिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, द सीएम कम्युनिकेट्स टू द गवर्नर द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। तो ये भी आपका सही है। तो तीसरा क्या है, ये भी आपका संवैधानिक कर्तव्य में आता है, द चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट्स टू द गवर्नर द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। तो बिल्कुल सही है आपका। तीसरा क्या है, द सीएम पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये आपका क्या होता है, संवैधानिक कर्तव्य नहीं है, ये क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है। द सीएम पार्टिसिपेट्स इन द मीटिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं है, संवैधानिक कर्तव्य नहीं है, क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ओनली 1 और 2। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट आते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। आर्टिकल 167 क्या बोलता है, आर्टिकल 167 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री का ड्यूटी कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 167 में। नेक्स्ट क्या है, द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। Who is responsible for establishing the contingency fund of the state? तो सही आंसर क्या होगा, द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है, चीफ सेक्रेटरी इन ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट चूजन बाय चीफ मिनिस्टर। देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ ए स्टेट। अब देखो यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी इन ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय हुम, तो आंसर क्या होगा, गवर्नर। लेकिन चूज कौन करेंगे, चीफ मिनिस्टर करेंगे। और इनका टेन्योर क्या होता है, तो कोई भी फिक्स टेन्योर इनका नहीं होता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 द नंबर ऑफ मेंबर इन स्टेट असेंबली विल रिमेन सेम टिल द ईयर 2026। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मेंबर्स इन स्टेट असेंबली, जो क्या बोलते हैं राज्य स्टेट असेंबली में नंबर ऑफ मेंबर्स कब तक सेम रहेंगे, तो 2026 तक। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 168 टू आर्टिकल 212 इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, कौन सा आर्टिकल डील करता है किसे, स्टेट लेजिस्लेचर को, तो आर्टिकल 168 से लेके 212 तक। कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 में है। इसके अलावा ए पर्सन टू बी इलेक्टेड ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट नॉट बी लेस देन
30 ईयर एज। कोई भी अगर पर्सन हो जो मेंबर बनना चाहता हो लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो उसकी एज 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप बेस्ट करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं और सारे PDF मिलेंगे आपको। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।